नमस्कार। चलिए आज गोता लगाते हैं पंचतंत्र की एक ऐसी कहानी में जो रणनीति और धोखे की दुनिया के कई राज खोलती है। ये कहानी आई है सीधे प्राचीन भारत के उस खजाने से जहां हर किस्से में एक गहरा सबक छिपा होता है। तो आज का सवाल ये है, किसी ऐसे इंसान को कैसे ठगा जाए जिसे किसी पर भी भरोसा ही ना हो। यही वो मुश्किल चुनौती है जिसका सामना हमारी कहानी का हीरो करने वाला है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम मिलते हैं हमारे टारगेट से और देखते हैं कि वो कीमती खजाना आखिर था क्या। मिलिए सन्यासी देव शर्मा से। अब हुआ ये कि इन्हें तोहफे में इतने कीमती कपड़े मिले कि उन्हें बेचकर ये बहुत अमीर हो गए। लेकिन इस दौलत के साथ ही इनके मन में एक गहरा शक बैठ गया। हर पल बस एक ही डर कि कोई इनकी दौलत चुरा लेगा। इनका अविश्वास आप समझिए इस हद तक था कि दिन हो या रात वो खजाने की थैली हमेशा इनकी बगल में दबी रहती थी। एक सेकंड के लिए भी वो उससे खुद से अलग नहीं करते थे। अब आप सोचिए चुनौती कितनी बड़ी थी। तो चुनौती बिल्कुल साफ थी। एक ऐसे आदमी से खजाना कैसे लिया जाए जो एक पल के लिए भी ढीला नहीं पड़ता। सच कहें तो ये काम लगभग नामुमकिन लग रहा था। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है हमारे मास्टरमाइंड की। एक ऐसा चालाक किरदार जो इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने की ठान लेता है। ये है आषाढ़ भूति, एक बेहद चालाक सियार। उसकी नजर सीधी उस खजाने पर थी और उसने फैसला कर लिया कि ये खजाना तो लेकर रहेगा। लेकिन वो ये भी जानता था कि यहाँ जोर जबरदस्ती से बात बिल्कुल नहीं बनेगी। यहाँ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो फिर सवाल वही है, अगर ताकत से काम न चले तो खजाना मिलेगा कैसे? आषाढ़ भूति ने इसी सवाल का जवाब ढूंढना शुरू कर दिया। तो देखिए सियार का प्लान क्या था, एकदम फुल प्रूफ। स्टेप 1, अपने असली इरादों पर पर्दा डालो। स्टेप 2, सन्यासी का चेला बन जाओ। स्टेप 3, इतनी वफादारी दिखाओ कि किसी को शक की गुंजाइश ही न रहे। और चौथा और सबसे जरूरी, सही मौके का इंतजार करो और फिर काम तमाम। ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं था, ये एक लंबी चाल। तो चलिए अब देखते हैं कि इस प्लान को अमल में कैसे लाया गया। और यकीन मानिए इस खेल में चालाकी से ज्यादा जरूरत थी सब्र की। तो आषाढ़ भूति ने एक परफेक्ट चेले का रोल प्ले करना शुरू किया। वो मठ में आ गया और अपनी सेवा और भक्ति से सन्यासी को इम्प्रेस करने लगा। दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता था। धीरे धीरे वो उनका सबसे खास, सबसे भरोसेमंद चेला बन गया। और बस सन्यासी का जो कभी न टूटने वाला शक था वो पिघलने लगा। अब देखिए कि ये प्लान कितना कामयाब रहा। एक तरफ वो देव शर्मा जो किसी पर भी भरोसा नहीं करते थे, और दूसरी तरफ वही देव शर्मा जो अब अपने इस चेले पर आंख बंद करके यकीन करने लगे थे। कमाल की बात यह है कि उनका जो सबसे बड़ा हथियार था, यानी उनका शक, वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। वो पल आ गया था जिसके लिए महीनों से ये सारा जाल बुना जा रहा था। कहते हैं ना, हर बड़े प्लान को कामयाब होने के लिए बस एक सही मौके की तलाश होती है। और महीनों के लंबे इंतजार के बाद आशा भूति को वो मौका आखिरकार मिल ही गया। हुआ ये कि एक दिन सन्यासी नदी में नहाने के लिए तैयार हुए और उस दिन उन्होंने अपनी वो कीमती थैली, जिसे वो अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखते थे, अपने सबसे वफादार शिष्य आषाढ़ भूति के हाथों में थमा दी। यही वो पल था। सन्यासी के नदी में उतरने की देर थी और आषाढ़ भूति वो थैली लेकर 9-2-11 हो गया। पलक झपकते ही खेल खत्म। सन्यासी बस देखते रह गए, हैरान, परेशान और पूरी तरह से ठगे हुए। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? आखिर पंचतंत्र की कहानियां सिर्फ किस्से नहीं हैं, इनमें गहरे सबक छिपे होते हैं। देखिए, पंचतंत्र सिर्फ जानवरों की कहानियों की किताब नहीं है। इसे नीति शास्त्र कहा जाता है। मतलब एक ऐसा ग्रंथ जो सिखाता है कि जीवन और राजकाज को समझदारी से कैसे चलाया जाए। ये कहानियां असल में स्ट्रैटेजी और विजडम के लेसन्स हैं। तो इस कहानी का निचोड़ क्या है? सीधा और सिंपल। जो काम ताकत से ना हो सके उसे छल से किया जा सकता है। ये पंचतंत्र से मिला सीधा सीधा सबक है जो इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। और अब अंत में एक सवाल जो ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है, जिंदगी के इस खेल में चालाकी कब समझदारी बन जाती है? कहाँ है वो बारीक सी लाइन जो धोखे को एक चतुर रणनीति से अलग करती है? सोचिएगा जरूर।